गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने बजट 2024 के इनकम टैक्स के प्रपोजल्स देखे थे। आज हम लोग बजट 2024 में जीएसटी के जो प्रपोजल्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। छोटा सा प्रेजेंटेशन है और बहुत कम समय में सारे प्रोविजंस हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले सेक्शन वाइज चलते हैं हम लोग। सेक्शन वाइज जो भी अमेंडमेंट्स हैं उसका डिस्कशन करते हैं। सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट है। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी की लेवी में से एक्सक्लूडेड था। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के साथ साथ अब एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको भी सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में जीएसटी की लेवी से बाहर कर दिया गया है। सेकेंड थिंग, एक नई सेक्शन इंसर्ट की गई है, सेक्शन 11 कैपिटल ए। कई जगह पर बिकॉज ऑफ द जनरल प्रैक्टिसेस जीएसटी लेवी ना करना या तो फिर कम जीएसटी लेवी करना, इसके रिलेटेड पावर्स गवर्नमेंट को देने के लिए दिस न्यू सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड। नाउ वेदर दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑनलाइन गेमिंग एटसेट्रा और नॉट, ये हमको अभी पता नहीं चलेगा। जब भी इस सेक्शन के थ्रू कुछ सप्लाईज नोटिफाई किए जाएंगे कि जिसमें एज इज वेयर इज बेसिस पे जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब कि अगर अब तक हमने जीएसटी नहीं कलेक्ट किया है तो अब नहीं करेंगे, या तो ट्रेड की जो जनरल प्रैक्टिस है उस हिसाब से कम जीएसटी लेवी करेंगे, दैट वी कैन कम टू नो ओनली व्हेन अ नोटिफिकेशन विल बी इशूड अंडर दिस सेक्शन 11 कैपिटल ए। 11 कैपिटल ए के बाद सेक्शन 13 ब्रैकेट 3 और सेक्शन 31(3)(f, यहां पर बात होती है कि जब कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से सप्लाई रिसीव करता है और वो सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो रहा है, इन दैट सिचुएशन द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिसीविंग द सप्लाई, जो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई रिसीव करता है उसको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अब एक सर्कुलर आया था अभी रिसेंटली 211 नंबर का सर्कुलर, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ऐसी की गई है कि भाई जो सेल्फ इनवॉइसिंग होता है, जब भी मैं आरसीएम रिसीव करता हूँ, आरसीएम सप्लाईज रिसीव करता हूँ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो सेल्फ इनवॉइसिंग मुझे करना है 31 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट एफ इस सेक्शन में। इस सेक्शन में कहीं पर भी कितने टाइम में मुझे ये सेल्फ इनवॉइसिंग करना है ये मेंशन नहीं किया गया है। इसलिए अगर 2017-18 के सप्लाई का इनवॉइस भी अगर मैं आज इशू करता हूं तो आज भी मैं सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 में उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता हूं। सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 का जो रेस्ट्रिक्शन है वो मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसी आर्ग्यूमेंट जो लिटिगेशंस में की जा रही थी वो सर्कुलर नंबर 211 ने एक्सेप्ट की थी। अब इन सारे इश्यूज को कंक्लूड करने के लिए यहां पर ऐसा प्रोविजन है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई जो है फॉर आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। जो इनवॉइस इश्यूएंस की डेट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। और उसके साथ साथ जो सेक्शन 31 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट एफ में सेल्फ इनवॉइसिंग है उसके लिए भी दे विल प्रिस्क्राइब अ डेट कि इस तारीख तक आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस तारीख तक अगर आपने सेल्फ इनवॉइस इशू नहीं किया है देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल अराइज, एंड टाइम ऑफ सप्लाई आपका हो गया, उसका मतलब है कि सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 का जो रेस्ट्रिक्शन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में वो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद में जो मोस्ट अवेटेड प्रोविजन थी, सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 के नीचे दो सबसेक्शन ऐड की गई है, सेक्शन 16 ब्रैकेट 5 एंड सेक्शन 16 ब्रैकेट 6। 16 ब्रैकेट 5 जो आपकी है वो अब ऐसा बोल रही है कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 इन फिनेंशियल ईयर के लिए द डेट ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 30th ऑफ नवंबर 2021। यानी सारे जो लिटिगेशंस थे फॉर दिस 4 years जहां पर
लेट अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की बात की गई थी, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं अगर आपने 1718, 1819, 1920 और 2021 की आईटीसी थ्रू जीएसटीआर 3B 30 नवंबर 2021 तक भी अगर अवेल की है, then at that situation that will be considered as valid input tax credit. दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि अगर आपने ऑलरेडी ये आईटीसी रिवर्स कर दी है, कंसिडरिंग कि सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 का टाइम चला गया है, तो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जिसने नहीं पे किया है उसे पे करने की जरूरत नहीं है, जिसने पे कर दिया है उसको रिफंड नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट दिस सेक्शन 16 ब्रैकेट 5 इज सेइंग। इसके साथ में एक और सेक्शन इंसर्ट की गई है 16 ब्रैकेट 6। ये आपको ऐसा बोल रही है कि आईटीसी कैन बी अवेल्ड इफ रिटर्न इज फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, provided that the time limit should not have already expired on the date of order of cancellation of registration. कई बार ऐसा होता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और रिवोकेशन जब तक हो रहा है उसके बीच में ही सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 की जो टाइम लिमिट है वो निकल जाती है। अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो मैं किस तरीके से सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 की टाइम लिमिट को फुलफिल करके अपनी आईटीसी लूंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए यहां पर ऐसा बोला गया है कि उन सिचुएशन में जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, वहां पर जब आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाए उसके 30 दिन में अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 की जो टाइम लिमिट है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगी, आप वैलिडली अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि जिस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, मान लो उसी तारीख को सेक्शन 16 ब्रैकेट 4 का टाइम लिमिट कंप्लीट हो रहा है, देन दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल। इसके बाद में एक छोटी सी प्रोविजन यहां पर है कि सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 बोल रहे हैं कि किन किन चीजों पे आपका आईटीसी जो है वो ब्लॉक्ड है। उसमें एक क्लॉज था कि अगर टैक्स पे किया गया है 74 में, 129 और 130 में, देन आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड। यहाँ पर सेक्शन 73 और 74 को तो फिनेंशियल ईयर 2023-24 तक ही वैलिड रखा है, उसके बाद में नई सेक्शन आ गई है 74 कैपिटल ए, ये हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन सेक्शन 17 ब्रैकेट 5 जो ब्लॉक आईटीसी वाली प्रोविजन है उसमें से सेक्शन 129 और सेक्शन 130 का रेफरेंस रिमूव कर दिया गया है। 74 तो ऑलरेडी रिमूव हो गई है 23-24 के बाद, 129 और 130 को भी रिमूव कर दिया गया है। इन शॉर्ट, अगर टैक्स का पेमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 74 कैपिटल ए या 129 और 130, इन दैट सिचुएशन दैट ब्लॉक्ड आईटीसी कॉन्सेप्ट ऑफ 17 ब्रैकेट 5 विल नॉट बी एप्लीकेबल। अब एक और चीज है यहां पर कि भाई जब भी कैंसलेशन को रिवोक किया जाता है रजिस्ट्रेशन का, उस टाइम पे क्या कोई ऑफिसर कंडीशन इंपोज कर सकता है कि सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस योर रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड? तो ऐसा कोई पावर सेक्शन 30 में नहीं था, अब एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है और उनको पावर दिया गया है, such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. So there will be certain notification that will come कि कौन सी conditions वो impose कर सकते हैं for revocation of the registration. एक अगर आप सेक्शन 39 ब्रैकेट 3 पढ़ो एग्जिस्टिंग जो है, तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51, वो मंथली रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन जिस मंथ में टीडीएस डिडक्शन है ही नहीं, इन दैट मंथ ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द टीडीएस रिटर्न। लेकिन अब ये जो सेक्शन है 39 ब्रैकेट 3, उसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, इट हैज बीन मेंशन्ड हियर कि a person liable to deduct TDS under section 51 shall file return every month even if no deduction is made during the said month. तो अगर किसी महीने में टीडीएस डिडक्शन नहीं है तो भी नील रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है। किसके लिए? जो पर्सन सेक्शन 51 में कवर होते हैं टीडीएस के, उनके लिए। सेक्शन 70 में एक अमेंडमेंट किया गया है। अभी एग्जिस्टिंग अगर सेक्शन 70 आप पढ़ो तो उसमें ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को समन्स के रिप्लाई में अपीयर होने की पावर्स, अगर आप वर्बेटिम इस सेक्शन को पढ़ो तो नहीं है, इसको चेंज कर दिया गया है। सबसेक्शन 1A इंसर्ट की गई है, विच इनेबल्स एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द समन्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर। तो समन इश्यू होता है तो
Either the person can himself appear or he can urge the authorized representative also to appear on his behalf. अब ये बड़े जो चेंजेस है 73, 74 और 74A उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं थोड़ा डिटेल में। एक चीज हम लोग समझ लें यहाँ पर कि सेक्शन 73 जो शोकॉज नोटिस इश्यूएंस के लिए थी और सेक्शन 74 बोथ फेयर फॉर शोकॉज नोटिस, 73 नॉर्मल केसेस के लिए, 74 फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इवेशन ऑफ द टैक्स, इन सब पर्पस के लिए, इन सब केसेस के लिए थी। इन दोनों को अप टू 23-24 के फिनेंशियल ईयर तक ही वैलिड माना जाएगा। फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 24-25 सेक्शन 73 और 74 की जगह पर नई सेक्शन 74 कैपिटल ए इंसर्ट की गई है। अच्छा, क्या इसका मतलब यह है कि फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाले केसेस और नॉर्मल केसेस को एक साथ ही ट्रीट किया जाएगा या एक जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, एक जैसी ही पेनल्टी लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम 74 कैपिटल ए देखेंगे तब पता चलेगा कि स्टिल द डिफरेंस इज देयर बिटवीन द नॉर्मल केस एंड केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 74 कैपिटल ए। सेक्शन 74 कैपिटल ए एप्लीकेबल होगी फ्रॉम द फिनेंशियल ईयर 24-25। इसमें बोला गया है कि भाई टाइम लिमिट क्या है शो कॉज नोटिस इश्यू करने की? देन टाइम लिमिट इज 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। जिस फिनेंशियल ईयर के रिलेटेड आपकी शो कॉज नोटिस इश्यू हो रही है उस फिनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी वहां से 42 मंथ्स तब तक शो कॉज नोटिस इश्यू हो सकती है। और अगर केस एरनियस रिफंड का है तो जिस तारीख को रिफंड किया गया है उससे 42 मंथ्स में शो कॉज नोटिस इश्यू होगी। इन शॉर्ट, जो 3 साल और 5 साल वाला सेक्शन 73 और 74 वाला जो प्रोविजन था उसको रिप्लेस करके एक ही टाइम लिमिट 42 मंथ्स में शो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। अच्छा, अब यहां पर ऑर्डर इश्यू करने की डेट भी मेंशन कर दी गई है। ऑर्डर इश्यू करने की डेट कौन सी है? तो जिस तारीख को आपने शो कॉज इश्यू की है उससे मैक्सिमम 12 मंथ्स में दी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। इस 12 महीने को फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर और 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इन शॉर्ट 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न शो कॉज नोटिस, इसके बाद में और 12 महीने में एडजुडिकेशन ऑर्डर इश्यू करना है। इस 12 मंथ्स को they can extend by another 6 months. So this is the time limit inserted in 74 capital A. अब पेनल्टी की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। पेनल्टी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन फ्रॉड केसेस मतलब नॉर्मल केसेस एंड केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट एटसेट्रा। क्या होगा अगर आपने शो कॉज नोटिस इश्यू होने से पहले ही पेमेंट कर दिया है विथ इंटरेस्ट, तो नॉर्मल केस में देयर विल बी नो पेनल्टी और फ्रॉड वाले केस में 15% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए शो कॉज नोटिस इश्यू हो चुकी है, उसके 60 डेज में, पहले यहां पर टाइम लिमिट थी 30 डेज, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 60 डेज। शो कॉज नोटिस के 60 दिन में भी अगर आपने इंटरेस्ट के साथ टैक्स का पेमेंट कर दिया, नॉन फ्रॉड केस में नो पेनल्टी, फ्रॉड वाला केस है तो 25% पेनल्टी यू आर रिक्वायर्ड टू पे। अब मान लीजिए कि 60 दिन भी हो गए शो कॉज नोटिस के, हमने पेमेंट नहीं किया, ऑर्डर भी पास हो चुका है। अब ऑर्डर आपको कम्युनिकेट होता है, उसके 60 दिन में अगर आपने इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया तो फ्रॉड वाले केस में पेनल्टी होगी 50%। जो नॉन फ्रॉड वाला केस है वो फिक्स हो जाएगा। अब आपकी पेनल्टी फिक्स है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर। मान लो कि 60 दिन हो गए हैं, 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, तब भी अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो फ्रॉड वाले केस में पेनल्टी हो जाएगी 100%। तो फ्रॉड वाले केसेस को समझते हैं कि बिफोर इश्यूएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस तो 15%, शो कॉज नोटिस के 60 दिन में पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट के साथ तो 25%,
ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उसके 60 दिन में पेमेंट कर दिया तो 50%, और तब तक भी अगर पेमेंट नहीं किया हमने तो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट विल बी द पेनल्टी। नाउ सेक्शन 107 जो अपील की सेक्शन है, फर्स्ट अपील, उसमें चेंज किया है कि मैक्सिमम जो प्री डिपॉजिट है दैट इज 20 करोड़। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 25 करोड़ टू 20 करोड़ रुपीस। इसी तरीके से जो सेकंड अपील, ट्रिब्यूनल वाली अपील है, सेकंड अपील, इस सेक्शन में भी काफी चेंजेस हैं। सबसे पहला जो 50 करोड़ रुपीस की प्री डिपॉजिट थी मैक्सिमम, उसको रिड्यूस करके 20 करोड़ कर दिया गया है। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो पहले था 20%, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है अब 10%। प्री डिपॉजिट आपको भरनी है 10%। ट्रिब्यूनल अभी तक बना नहीं है, तो जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग द अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल, उसमें एक इनेबलिंग प्रोविजन इंसर्ट कर दी गई है कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई द डेट बिफोर विच यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल। तो सेकंड अपील केस में ये सारी प्रोविजन है। ये सारी जो चीजें हैं मेनली 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रेकमेंडेशन के ऊपर से यहां पर डाली गई है। 122 जो पेनल्टी की प्रोविजन है उसमें एक 122(1)(b) नंबर का सेक्शन है। वहां पर पहले बोला गया था कि पेनल्टी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब यहां पर बोला गया कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी नहीं है, ओनली दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। जो जिनको ये टीसीएस एप्लीकेबल होने वाला है अंडर सेक्शन 52, उनके लिए ही ये पेनल्टी अंडर 122(1)(b) विल बी अप्लाइड, नॉट टू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एमएनएसटी स्कीम नई सेक्शन 128 कैपिटल ए इंसर्ट की गई है। यहां पर क्या क्या प्रोविजन है हम लोग समझते हैं इसको। ये जो एमनेस्टी स्कीम है वो एप्लीकेबल है फॉर टैक्स पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जिस तारीख को जीएसटी आया तब से 31 मार्च 2020। इट इज एप्लीकेबल इफ नोटिस इज इश्यूड अंडर सेक्शन 73। इसका मतलब है कि 74 में अगर नोटिस इश्यू हुई है उसको ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर सेक्शन 74 में नोटिस इश्यू हुई है और बाद में कोर्ट ने या अपीलेट अथॉरिटी ने बोला कि भाई फ्रॉड का केस नहीं है और ये केस बनता है सेक्शन 73 का, तो आपका 74 वाला केस 73 में कन्वर्ट हो रहा है, देन दिस एमेनिटी स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू यू। सो आइदर इट इज 73 नंबर केस और 74 कन्वर्टेड टू 73 केस, इनको ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल होगी। कौन से पीरियड के लिए? 1 जुलाई 17 से लेके 31 मार्च 2020 तक। अच्छा, यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी। इट इज एप्लीकेबल इफ केस इज पेंडिंग इन एडजुडिकेशन और इन अपील और हैज बीन डिसाइडेड इन अपील। मतलब किसी भी स्टेज पे आपका केस पेंडिंग है, शोकोज आया है, आपने रिप्लाई कर दिया, या तो फिर एडजुडिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, या तो फिर आपने अपील फाइल की है, अपील पेंडिंग है, सबको ये एप्लीकेबल होगा। प्रोवाइडेड कि आप अगर अपील में है या रिट पिटिशन हाईकोर्ट के सामने आपने फाइल की है तो दैट यू आर रिक्वायर्ड टू विदड्रॉ, आपको उसे विदड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर आपने अपील नहीं फाइल की है देन यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग कि मैं अपील फाइल नहीं करूंगा। गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी। 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग का रिकमेंडेशन पड़े तो वहां पर डेट थी 31 मार्च 25 से पहले ये पेमेंट करना है। यहां जो सेक्शन है वहां पर लिखा गया है कि डेट विल बी नोटिफाइड, तो जो भी डेट वो नोटिफाई करे मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी नोटिफाइड एज 31 मार्च 2025। तो जो भी डेट नोटिफाई करे तब तक आपको फुल अमाउंट ऑफ टैक्स यू आर रिक्वायर्ड टू पे, आपको पूरा टैक्स पे कर देना है। अगर आपने पूरा टैक्स पे कर दिया तो देयर इज अ फुल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, कोई पेनल्टी नहीं पे करनी है। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर दिया है तो उसका रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, जो लड़ रहे हैं, अपील में है, उनके लिए ये है, या तो जो एडजुडिकेशन में है। लेकिन जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, उनको कोई रिफंड नहीं है। अच्छा, एक ऐसी भी चीज हो सकती है कि डिपार्टमेंट अपील में है आपके केस में, और अपील आपके अगेंस्ट में आती है और आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये एमएनएसटी का बेनिफिट लेने के लिए एडिशनल टैक्स आपको विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आपको पे कर देना पड़ेगा।
So this is a very good amnesty scheme for section 73 cases, no interest, no penalty. आप जो नोटिफाइड डेट आएगी उससे पहले सिर्फ टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, आपका केस कंप्लीट हो जाएगा। एक ट्रांजिशनल प्रोविजन सेक्शन 140 ब्रैकेट 7 में जहां पर आईएसडी की बात थी। आईएसडी में सर्विस मिली है बिफोर 1 जुलाई 2017 और इनवॉइस जो उसका है वो बाद में मिला है 1 जुलाई 2017 के बाद में, तो ही ये ट्रांजिशन क्रेडिट ऑफ सैनवेट में ले सकता था। उसको चेंज करके बोला है कि आपको अगर सर्विस पहले मिली है और इनवॉइस भी भले ही पहले मिला है बिफोर 1 जुलाई 2017, स्टिल द सैनवेट क्रेडिट यू कैन टेक एज ट्रांजिशनल क्रेडिट, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2017 से। और एक लास्ट चीज है यहां पर, अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3, को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। तो को इंश्योरेंस का केस है या तो फिर री इंश्योरेंस का केस है, वहां पर ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर अगर ग्रॉस प्रीमियम के ऊपर ऑलरेडी अगर जीएसटी पे कर दिया है आपने, तो फिर से री इंश्योरेंस के टाइम पे या को इंश्योरेंस के टाइम पे जो सीडेड कमीशन होता है, ये सारी चीजें होती है, उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, इट इज कंसिडर्ड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो बजट 2024 में जीएसटी में इतने इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स है, इतने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। आई होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच।